चलो, stress strain curve. The relations between the stress and strain for the given material under the which stress, tensile stress, can be found experimentally. जो भी हमने देखा वीडियो में एक्सपेरिमेंट. In a standard test of tensile property, a test cylinder or a wire is stretched by a applied force. देखा मशीन में एक सिलिंड्रिकल वायर था, सिलेंडर भी बोल दो उसको या वायर बोल दो, सेम ही है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में था. उसको मशीन के थ्रू क्या किया था हमने, स्ट्रेच होते हुए देखा है ना. तो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट उसको स्ट्रेच करेंगे. द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल. दिस इज फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ विच इज अगेन नोन एज स्ट्रेन, एंड द अप्लाइड फोर्स नीडेड टू कॉज द स्ट्रेन आर रिकॉर्डेड, है ना. तो मशीन में कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करके हम प्रोग्रामिंग करके रिकॉर्ड किया जाता है. आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज होती है, कुछ ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट लगाने नहीं पड़ते. ह्यूमन एफर्ट लगाने में सिर्फ कितना लगाना पड़ता है, वो स्पेसिमेन रखना पड़ता है बस मशीन में, और स्विच ऑन करनी पड़ती है, ग्राफ भी रेडी होके आ जाता है टूडेज टेक्नोलॉजिकल एरा में. बट पहले सब लोग मैन्युअली करते थे, मशीन्स भी मैन्युअली चलते थे, है ना. 2-3 लोग उसको रोटेट करते थे तब वो मशीन खींचता था, ऐसा कुछ आता था. बट लेटर ऑन की बात छोड़ देते, अभी टेक्नोलॉजी है तो उसी की बात करते हैं. तो एक डेटा रिकॉर्ड किया जाता है जिसपे किस किस का डेटा रिकॉर्ड करेंगे हम, स्ट्रेन एंड अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्टेप वाइज, कुछ कुछ धीमे धीमे धीरे 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 धीरे. 2 न्यूटन अगर स्टील है तो 50 न्यूटन, फिर 50 न्यूटन इंक्रीज किया, फिर 50 न्यूटन इंक्रीज किया. इस तरह से धीरे 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 स्टेप वाइज क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है. आया समझ में, हाँ या ना. And change in length is noted. A graph is plotted between the stress, yani which is equal in magnitude of equal in a magnitude of which force, applied force per unit area, and strain produced. A typical graph for a metal is shown in the figure. एक ग्राफ आपको दिया गया है टिपिकली मेटल के लिए, जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक्चुअली में हमारा पूरा टास्क भी वही है कि ये ग्राफ हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, मेटल के लिए, मेटल में सब आ गया, स्टील भी आ गया, एलॉय ऑफ मेटल्स. ओके, सो एनालॉग्स टू द ग्राफ फॉर अ कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेस मे बी आल्सो ऑब्टेन्ड. भले ये ग्राफ टेंसाइल के लिए, बट यू कैन प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ग्राफ फॉर द कंप्रेस एज वेल एज शियर फोर्स. देखा था ना मैं, 3 टाइप के फोर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडियल, दूसरा कौन सा है, यस कौन सा, कंप्रेसिव है, दूसरा मतलब लॉन्गिट्यूडियल में 2 आ गए, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, तो वो कैटेगरी अलग नहीं करेंगे. तो एक लॉन्गिट्यूडियल हो गया, दूसरा शियरिंग, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक. ऐसा देखा था ना. तो वॉल्यूमेट्रिक तो अलग ही नशा है, उसमें तो पूरा शेप चेंज नहीं होता है, बट सिर्फ वॉल्यूम डिक्रीज होता है. तो 2 के लिए तो हम डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडियल एंड शियर. लॉन्गिट्यूडियल में भी 2 केसेस, टेंसाइल के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, कंप्रेसिव के लिए, एंड शियर के लिए ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें पढ़ने नहीं है. सो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसको हम शॉर्ट में एसएस कर्व बोलते हैं, आईएमपी थ्योरी है, एसएस कर्व से जाना जाता है, पूछा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी. ओके, so the SS curves vary from material to material. These curves help us to understand how the given material deforms with the increasing load. ये लो हमें बताएगा, या सॉरी ये कर्व हमें बताएगा कि किस तरह से मटेरियल जो है वो डिफॉर्म होगा, शेप इन साइज, माय मिस्टेक, चेंज इन साइज या चेंज इन शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल. यस और नो. तो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से किस तरह से उसमें चेंज आएगा ये बताएगा. फ्रॉम दिस ग्राफ, मतलब मानो कि ये मेटल का ग्राफ हमें पता है, हमने एक्सपेरिमेंटली वेरी फाइंड आउट किया है, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. यू कैन सी कि ओ से स्टार्ट करके ए पॉइंट तक इट्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन. दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, और स्ट्रेट लाइन रिलेशंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंडिकेट्स द हुक्स लॉ प्रेजेंट. पढ़ा था हुक्स लॉ. Okay, so from the graph, we can see that regions between O to A, a curve is linear. In this region, Hooke's law is obeyed. कौन सा law obey होगा? Hooke's law. The body regain its original dimensions when the applied force is. अगर मैं A तक जाते जाते कहीं पे भी applied force छोड़ दूं, तो बॉडी अपनी पोजीशन पे, अपनी शेप में, अपनी ही साइज में वापस आ जाएगी. क्लियर हुआ? ना. Okay. In this region, the solid behave as an elastic body.
अगर बॉडी में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद अपने शेप को गेन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन के अंदर बॉडी को क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक बॉडी। बोलो कोई डाउट? ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब लीनियर रिलेशनशिप इज नॉट दैट। आप देखो ए से लेके बी कर्वेचर बन गया, तो इन दिस रीजन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट लिनियरली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कौन सा शेप मिल गया आपको, कर्वेचर। ग्राफ का कौन सा शेप मिल गया, कर्वेचर। बोलो कोई डाउट है या ना? ओके, नेवरदलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न टू इट्स विच शेप। ओ से लेके ए तक तो स्ट्रेट लाइन था, ए से लेके बी कर्वेचर शेप आ गया, बट ओ से लेके बी पॉइंट के बीच में कहीं पे भी अगर आप लोड जो है वो हटा दो, क्या बोल रहा हूं, लोड जो है वो आप हटा दो, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में क्या आ जाएगा, वापस, बराबर। बट बी के बाद दिक्कत है, अगर बी के बाद आपने थोड़ा सा भी लोड ज्यादा लगा दिया तो वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। जो एक्सपेरिमेंट आप वो इरेजर के साथ करते हो, है ना, इसका ओरिजिनल शेप इतना ही था, ये मेरे काम आया करता था। ओके, बराबर, इतना सही था। फिर मैंने इसको खींच के इतना लंबा किया, बराबर। अब मैं इसको खींचूंगा, मैंने उसकी लिमिट के बाहर खींचा तो थोड़ा और शेप उसका बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया। बहुत ज्यादा लोड अप्लाई करने से फ्रैक्चर पॉइंट आता है, आया समझ में, आया ना? तो ऐसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। सो क्लियर हुआ आपको कि बी पॉइंट के बाद लगा, ओके, द बी पॉइंट के बाद जो कर्व है उसको हम क्या, सॉरी, द पॉइंट बी जो है उसको हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद इलास्टिक लिमिट जो है वो फॉलो होने वाली नहीं है, इल्ड यानी लिमिटेशन, लास्ट पॉइंट ऐसा। ओके, सो दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेस मिलेगा उसको बोलेंगे एस वाई। स्ट्रेस के लिए एस, वाई के लिए एल, इल्ड के लिए वाई, मतलब इल्ड स्ट्रेस बोलते हैं उसको। आया समझ में? स्ट्रेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, दैट इज एल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ बोलो या स्ट्रेस बोलो सेम। तो पूछा जाए आपको एल्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल्ड स्ट्रेंथ? न्यूटन पर मीटर या मीटर स्क्वायर? कंफर्म कर। तो क्यों पहले मीटर बोला था? पक्का? एमएलडी? पूरे चैप्टर में एक ही एमएलडी तो दौड़ रहा है और एक ही यूनिट तो दौड़ रहा है बेटा। ओके, चलो तो फिर ठीक है, स्ट्रेस ही है स्ट्रेंथ मतलब। ओके, if the load is increased further, the stress develop exceed to the yield strength and the strain increase rapidly even for a small change in the stress. You can see कि आपने यहां से लेके यहां तक का स्ट्रेस बढ़ा दिया है या ना, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो स्ट्रेन जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% से थोड़ा ज्यादा, है या ना? बट अब अगर आप बी से आगे जाते हो, खास करके सी पॉइंट से आगे जाते हो, सी तो इन बिटवीन का कोई पॉइंट है, बट यू कैन सी कि बी से लेके आप डी पॉइंट तक पहुंच गए, तो आपने स्ट्रेस बहुत कम बढ़ाया है, दिख रहा है या ना? बट अगर आप बी पॉइंट की वर्टिकल लाइन को नीचे लाओ और डी पॉइंट की वर्टिकल लाइन को नीचे लाओ, जो ऑलमोस्ट 30% है बट उससे भी कम है, तो यू कैन सी कि सिर्फ इतना स्ट्रेस इंक्रीज करने से स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्ट्रेन यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब स्ट्रेन बहुत बढ़ गया। आया समझ में? तो लिखा हुआ है क्लियरली, आपको लिखना भी है ग्राफ को समझाते वक्त कि द लोड इज इंक्रीज फर्दर, स्ट्रेस डेवलप एक्सीड्स टू द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली इवन अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेन। The proportions of the curves, sorry, the portion of the curves between B and D show this. तो हमने वही बताया ना, B and D पॉइंट लिए थे, मैंने चूज किए थे, है या ना? ओके, यस और नो? When the load is removed, say at the point C between B and D, मानो कि अभी हम किसी भी पॉइंट के बीच B and D के बीच में कहीं पे भी है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा पॉइंट ले लिया, C पॉइंट। तो C पॉइंट पे अगर मैं लोड को रिमूव करता हूं तो वो ओरिजिनल ए पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ओ पे नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, कहीं इस पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब थोड़ा खींचा हुआ रहेगा, है समझ में? तो उसमें ऑलरेडी शेप चेंज रहेगा, दैट इज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस ऑलरेडी इन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज लेस देन 1%। कोई डाउट?
कुछ भी नहीं बोलोगे. The body does not regain original dimension. In this case, even when the stress is zero, body has a strain. Strain is not zero. The body has a strain. The material is said to have a permanent set. Deformation is said to be a plastic deformation. तो B था वो इलास्टिक लिमिट था, उसके बाद प्लास्टिक चालू हो जाता है, उसके बाद आपका सेट परमानेंट सेट हो जाएगा, मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा. समझ में आया? ओरिजिनल शेप एंड साइज लॉस कर देगा. ऐसा आपके बार काफी टाइम आपके साथ हुआ होगा थ्रू द इरेजर, हमेशा थ्रू द रबर बैंड जो आपने खींच दिया होगा, फिर उसकी साइज बड़ी हो गई होगी. यस और नो? इनिशियली वो छोटा साइज का आता है ना? गुड. सो द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेटली टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस विच इज रिप्रेजेंटेड एज SU. लास्ट पॉइंट है. उसके बाद देखो कोई स्ट्रेस ऊपर नहीं जा रहा है, उसके बाद स्ट्रेस कम करने के बावजूद भी स्ट्रेन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो दैट इज अल्टीमेट, लास्ट वन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. बियॉन्ड दिस additional strain is produced even if we reduce the applied force, and fracture occur at the which point? E point पे फ्रैक्चर हो जाता है. E point एक लिमिट है. एक बार अल्टीमेट स्ट्रेस हमने दे दिया, उसके बाद थोड़ा भी स्ट्रेस कम करोगे, तुरंत वो स्ट्रेन और इंक्रीज करेगा एंड देन ब्रेक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. ओके. If ultimate strength and fracture point D and E, ultimate strength point कौन सा था? D, and fracture point कौन सा था? E, are close to each other, then material said to be, मतलब वो टूटने में थोड़ा सा भी देर नहीं करेगा. जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गया, फ्रैक्चर भी हो जाएगा. And if they are far apart, then material is said to be, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस लगाने के बावजूद भी वो फ्रैक्चर नहीं होगा, और उसको अल्टीमेट स्ट्रेस लगाते 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 खींचते जाएंगे, वो वायर बनता जाएगा. और जो मटेरियल्स में से हम वायर बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. बोलो कोई डाउट? ओके. एज स्टेटेड अर्लियर, द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वैरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. अभी हमने जो देखा दैट इज फॉर द व्हाट? मेटल. बट मटेरियल के लिए वो वेरी होता है. ऐसा नहीं कि सारे मटेरियल्स का ग्राफ एक जैसा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, रबर कैन बी पुल्ड सेवरल टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ. अगर डबल करना है लेंथ, जितना है उतना इंक्रीज करना है, दैट मीन्स 100% स्ट्रेन हुआ. 4 गुना करना है, 400% स्ट्रेन हुआ है. समझ में? तो इस तरह से काम करेगा. 4 गुने में 300% होगा, डबल में 100, 4 गुने में 300% स्ट्रेन, मतलब 3 गुना लेंथ बढ़ जाएगा. तो एक तो ऑलरेडी था, खुद था, 3 गुना बढ़ गया तो हो गया 4 गुना. ओके, लाइक दैट. सो द रबर कैन बी पुल्ड several times of original length and still returns to a original shape. Figure shows the stress strain curves for the elastic tissues. Ultra तो पता होगा ना आपको, हार्ट में होता है. आया ना? अल्ट्रा क्या करता है? प्रेशराइज ब्लड को निकालता है हार्ट से और मतलब कि पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट. नॉट दैट ऑल्दो इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, द मटेरियल डज नॉट obey which law? Hooke's law over most of the region. देखो यहाँ पे कोई Hooke's law नहीं, सीधा ही स्टार्टिंग से ही नॉन प्रोपोर्शनलिटी रिलेशंस. आया समझ में? स्ट्रेन फ्रैक्शन 1 है. 1 मतलब 100%, 100% मतलब कि डबल हो गया लेंथ. कौन से स्ट्रेस तक? 10⁶. 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर प्रेशर मतलब कि स्ट्रेस अप्लाई होता है अल्ट्रा पे, तो उसके की लेंथ डबल हो जाती है. कितनी हो जाती है? डबल. सेकेंडली, देयर इज अ नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन्स. ऐसे सब्सटेंस में इलास्टिक मटेरियल हो गया है, ऐसे सब्सटेंस में कोई प्लास्टिक रीजन डिफाइंड नहीं है. वह वो मेटल में तो कैसा मिल रहा था? प्रोपोर्शनलिटी, देन थोड़ा सा कर्वेचर, इलास्टिक लिमिट एंड देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला. है या ना? यहाँ पे ऐसा नहीं है. सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ अल्ट्रा रबर विच कैन बी स्ट्रेच्ड कॉज अ लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, इसको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं. बात क्लियर? तो उसके बाद की सारी जो आगे की थ्योरी है, जैसे इलास्टिक मॉड्यूली हो गया, फिर यंग मॉड्यूलस हो गया, ये तो हमें करना ही नहीं है. ओके, यंग मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस भी हो गया, है या ना? एंड लास्ट में टेबल भी आपका हो गया, है या ना? और ये भी हमें करना नहीं.
एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। हाँ, तो अब जो बाकी है दैट इज द थिंग ऑफ टू टॉपिक। चलो सिर्फ आंसर रुको एक मिनट। दूसरे में ना सर वाला भी है, सर ये है। सो इसमें नहीं है तो मुझे कुछ वर्बली बताना पड़ेगा। देखो एक पॉइजन रेशियो होता है। अब पॉइजन्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फाउंड आउट किया कि चलेगा वर्बली बता देता हूँ, यू कैन रीड इट आउट। उन्होंने फाउंड आउट किया कि व्हेन यू स्ट्रेच द सिलेंडर, सिलेंडर की क्या इंक्रीज होती है, लेंथ, साथ में डायमीटर क्या होता है, कम। तो लेंथ इंक्रीज होना दैट मीन्स द चेंज इन लॉन्गिट्यूडियल डायमेंशन। तो उस स्ट्रेन को कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेन। बट द चेंज इन द डायमीटर इट इज ऑन द लेटरल सरफेस। जो एक्सिस होती है उसको परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो डायमेंशन होते हैं उसको लेटरल डायमेंशंस बोलते हैं। तो फॉर द सिलेंडर लेंथ इज लॉन्गिट्यूडियल, देन परपेंडिकुलर एक्सिस में डायमीटर ऑफ सर्कल आएगा। So that diameter of circle of cross section of cylinder is known as lateral dimension. So whatever change in the diameter and the ratio fractional change in diameter मतलब change in diameter divided by d is known as strain. क्या बोलते हैं उसको, strain. तो longitudinal strain is nothing but delta L by L. Length में change divided by length and diametral strain is delta d by d. तो पॉइजन्स ने ए ऑब्जर्व किया कि while increase the length diameter यानी size या width is going to be decreased. Yes or no? And that's why there is a lateral strain division में strain longitudinal. The lateral strain divided by longitudinal strain known as Poisson's ratio V. V या mu बोल दो. And that's why finally क्या होगा, delta D into L, delta L into D. Got it? बस इतना है, और है कोई चीज? मेन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, वो समझो। तो व्हेन यू अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट एनी फील्ड, व्हेन यू अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट एनी फील्ड, देन व्हाट हैपन, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं किसी पेन को जो सरफेस पे पड़ा हुआ है उस पेन को पिक करके किसी हाइट पे लेके आता हूं, तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेन। हुआ कि नहीं, जिसको आपने mgh बोला था, क्योंकि उसका वेट mg नीचे लग रहा था और आपने h हाइट तक उसको क्या किया, ट्रैवल। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज नॉन एज वर्क डन। तो वट एवर वर्क डन बाय यू इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज हम किसी की लेंथ इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, सपोज सिग्मा इक्वल्स टू
y epsilon for the according to which law? Hooke's law. Yes or no? Whatever force applied by us is F by A y. Epsilon जो होता है that is change in length over length. Over here मैं small l ले लेता हूँ, over original length को भी small l ले लेता हूँ. पर चेंज को मैंने डेल्टा की जगह पे डी लिया, स्मॉल डी. एंड आपको पता है स्मॉल डी अच्छी तरह से कि दैट इज नथिंग बट स्मॉल चेंज. और स्मॉल चेंज है तो मुझे स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो दैट इज डी एफ. या तो फिर चलो जो भी फोर्स लगाना पड़ा एफ ही रखते हैं. तो फ्रॉम ओवर हियर एफ मुझे क्या मिलेगा, तो यंग मॉड्यूलस y इंटू ए डिवीजन में l इंटू डी एल. आया समझ में? बट जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी, जिसको हम बोलने वाले हैं, कौन सी एनर्जी लिया है ना नाम, पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा. टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नाम तो पोटेंशियल एनर्जी है, बट द फिनोमिनन व्हिच वी आर लर्निंग इज इलास्टिसिटी. यस और नो? हुक्स लॉ तभी अप्लाई होता है, पता है ना? एंड दैट्स व्हाई ए पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुई. पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन. इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? स्मॉल वर्क डन. आया समझ में? आया ना? ओके. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो आप क्या करोगे, तो आपको मान लो कि इंटीग्रेशन करना है एफ इंटू डेल्टा एल. आपको वर्क, मानो कि लेंथ में चेंज जो लाना है वो कितना लाना है, डेल्टा एल जितना. हाँ समझ में? आपको एफ इंटू क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल. गॉट इट? अब एफ का वैल्यू तो ऑलरेडी आपने निकाल दिया है, वाई ए बाई एल. यहाँ पे कुछ डाउट आया मुझे, रुको एक मिनट. एक सिंबलाइजेशन में मैंने गलती की, वो सिंबलाइजेशन क्या है? सिंबलाइजेशन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, लेट मी करेक्ट इट. मैं यहाँ पे स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल ले लेता हूँ. स्मॉल एल इज द चेंज इन लेंथ, कैपिटल एल इज ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल एल और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एल. तो मुझे यहाँ पे स्मॉल एल लिखना पड़ेगा और दिस विल बी अ कैपिटल एल इंटू डी एल, क्योंकि अगर मैं डी एल लिखता तो डी एल डबल डी एल हो जाता है. दैट इज द मिस्टेक. ओके. अब मुझे लेंथ जो इंक्रीज करना है उसके मैं लिमिट डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन एल के रिस्पेक्ट में हुआ और मुझे वो लेंथ इंक्रीज करना है जीरो से लेके एल ले लो, स्मॉल एल ले लो, कैपिटल एल ले लो, जो भी करना है वो. ओके. देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो टू एल. अब ये जो y है वो a है वो, और डिवीजन में कैपिटल L है वो, दिस ऑल आर कांस्टेंट. किसको छोड़ के? स्मॉल l, जो चेंज इन लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा था. सामने भी L के रिस्पेक्ट में है, तो L अंदर रह जाएगा, dl बाहर, मतलब dl उसके साथ. तो y a बाय l, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, तो अभी एक पावर है, तो पावर कितना हो जाएगा, 2. डिवीजन में 2, 0 टू l. अल्टीमेटली y a बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2. पहले l लिमिट रखेंगे l की जगह पे, तो एल स्क्वायर बाई 2 आया, फिर 0 रखेंगे तो 0. तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली मिला आपको y a बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1/2 लिख लू आगे, a2 वाला आया ना, इंटू में क्या लिख लू y. अब मैं इसको है ना जानबूझ के l से मल्टीप्लाई करता हूं, ए एल, तो नीचे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर. आया समझ में? इनटू क्या बचा, स्मॉल एल स्क्वायर. देखो ए एल स्क्वायर, ए रहा एल स्क्वायर, वाई ए एल, तो एक नीचे एल ज्यादा आ गया, एल की जगह पे एल स्क्वायर, 2 का 2. गॉट इट? इसीलिए बिकॉज इस ए एल को मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम. एरिया इंटू लेंथ क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम. आया समझ में? अब इस वॉल्यूम को मैं पोटेंशियल एनर्जी जो है U, उसके नीचे ले जाऊंगा, तो स्मॉल u इक्वल्स टू U बाई V. इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी. क्या बोलेंगे? मास ओवर वॉल्यूम क्या बोल रहे थे, डेंसिटी, तो दैट इज मास डेंसिटी. तो लाइक एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी. तो ये वॉल्यूम को तो मैं ले गया इधर, तो उसके अलावा क्या बचा,
1/2 इंटू y इंटू एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल स्क्वायर। एक एल क्या था, चेंज इन लेंथ, और कैपिटल एल क्या था, ओरिजिनल। तो दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन स्क्वायर। बोल सकता हूं कि नहीं? तो एक फॉर्मूला हो गया आपका y 1/2 y इंटू, अब 1/2 y इंटू एप्सिलॉन बोल सकता हूं। तो ये y इंटू एप्सिलॉन दैट बिकम सिग्मा, आया ना? तो 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, that is your potential energy per volume. सिग्मा इज स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज स्ट्रेन। तो आपको जो बुक में लिख के दिया होगा वो स्ट्रेस स्ट्रेन करके लिख के दिया है। बोलो कोई डाउट? तो दिस इज द टॉपिक। अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। यहाँ पे सिग्मा था, यहाँ पे एप्सिलॉन था। अगर आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो स्ट्रेट लाइन वाला, क्योंकि फुट लो तो फॉलो करना ही है, तब ये लो बना, तो एक क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में बेस क्या हो गया, एप्सिलॉन, और ए वाला हाइट क्या हो गया, सिग्मा। तो 1/2 सिग्मा इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कभी कभी ऐसा एमसीक्यू आता है, एरिया कवर्ड अंडर द स्ट्रेस वर्सेस एप्सिलॉन, यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इज व्हाट, या इज डैश। तो आप लिखोगे पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, नॉट ओनली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? कंफर्म? हेंस योर चैप्टर इज प्रूव्ड, इट्स कंप्लीटेड। ओके, न्यूमेरिकल जो है पेंडिंग वो कल अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।